हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम फिट रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम। आज का सब्जेक्ट है व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे आज नियंत्रण अर्थात कंट्रोल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण। नियंत्रण क्या है, इसको जानने से पहले ये जानिएगा कि प्रबंध जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें मैनेजमेंट का ये सबसे आखिरी कार्य है अर्थात आखिरी फंक्शन है। जैसे देखे होंगे कि प्रबंध के बहुत सारे कार्य हैं, नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण तमाम है। तो उसमें से अंतिम है नियंत्रण। अब प्रश्न यह है कि नियंत्रण क्या होता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि नियंत्रण होता क्या है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, किसी चीज़ को रोकना। तो यहाँ पे नियंत्रण व्यवसाय में कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, किस ढंग से किया जाता है, इसी के बारे में जाना। तो नियंत्रण का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यवसाय या कारोबार चलता रहता है तो उसमें अनावश्यक कोई फिजूल खर्ची ना हो, अनावश्यक कोई कार्य ना हो। जो भी कार्य हो नियमानुसार हो, जगह पे किया जाए, सही ढंग से किया जाए। अर्थात न समय की बर्बादी हो, न धन की बर्बादी हो, न वस्तु या माल की बर्बादी हो। यही नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ नियंत्रण का मतलब होता है कि जब व्यवसाय का पूर्वानुमान लगाया जाता है और उस अनुमानों के अनुसार उस पर कार्य किया जाता है, उस कार्य करने के बाद भी अनेकों प्रकार की गलतियां या अशुद्धियां हो जाती हैं। अब गलती हो गई है तो उसे भाई कुछ किया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये किया जा सकता है कि उस पर कुछ सुधार किया जा सकता है। यदि कोई त्रुटियां या गलतियां हो जाती है तो उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नियंत्रण कहा जाता है। नियंत्रण के संबंध में अनेकों विद्वान जैसे हेनरी फ्योल, जॉर्ज टेरी, ठीक ना, कुंटा जोडेनेल, तमाम मैसी वगैरह हैं, चाहे फिलिप कोटलर ने अपना अपना डेफिनेशन दिए। क्योंकि नियंत्रण व्यवसाय का सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट व महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। क्योंकि जिस तरह नियोजन व्यवसाय का सबसे प्रथम कार्य है, उसी तरह नियंत्रण भी व्यवसाय का सबसे अंतिम कार्य है। इन दोनों में एक सामंजस्य तालमेल रहता है। क्योंकि जिस तरह हम भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं उसी तरह उसमें होने वाली कमियों को रोकने का भी जो प्रयास किया जाता है वो तो नियंत्रण का रहता है। क्योंकि आप कितना ही योजनाएं बना लें, कितना ही कार्य कर लें, लेकिन जब तक उस पर एक सीमा नहीं बनाई जाएगी, नियंत्रण नहीं बनाया जाएगा, रोकने का कोई उपचारात्मक उपाय नहीं बनाया जाएगा, तब तक सब कुछ बेकार है। तो यही सब क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। इस संबंध में फिलिप कोटलर ने एक कहा है, एक विद्वान है फिलिप कोटलर। इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा वांछित परिणामों को एक दूसरे के नजदीक आने के लिए कदम उठाने से संबंधित प्रक्रिया है। क्या कहे हैं, पहले इसको लिख ले कि नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा वांछित परिणामों, नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा वांछित परिणामों को एक दूसरे के नजदीक आने के लिए उठाए जाने वाला कदम है। वांछित परिणामों को एक दूसरे के नजदीक आने के लिए उठाया जाने वाला क्या है? एक कदम है। इनका डेफिनेशन इसलिए मैंने लिखा
कि छोटा डेफिनेशन है। कोई भी देखते होंगे एग्जाम में प्रयास किया जाता है कि छोटा डेफिनेशन, उसमें डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखा जाता है। इनका कहना है कि नियंत्रण वास्तविक परिणामों और वांछित परिणाम, मतलब जो रियल में हमारा रिजल्ट होता है और जो एक एस्टिमेटेड रिजल्ट होता है, कोई एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए, मतलब कि हम भविष्य की योजना इस ढंग से बनाएं कि हम जो कार्य करें उस योजना के अनुसार, उसी योजना के अनुसार हो, या जो हम बजट बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं और उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो हम उस मानते हैं उससे बेहतर नहीं पहुँचे तो उसे खराबी ना हो। कहने का मतलब उसके नज़दीक, उसके इक्विवेलेंट तक हम पहुँच जाए। तो वही कह रहा है, नज़दीक आने के लिए उठाया जाने वाला एक क्या है, एक कदम है, एक स्टेप है। नियंत्रण में क्या क्या किया जाता है कि जो भविष्य का पूर्वानुमान किया जाता है, पूर्वानुमान लगाने के लिए लगाते समय उसके अनुसार कार्य किया जाता है। उसके अनुसार कार्य करने के बाद से यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां या गलतियां होती हैं तो उसमें कुछ उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं। तो यह क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है नियंत्रण की प्रकृति या विशेषता। क्या है, नियंत्रण की तकनीकी नियंत्रण के तकनीकी की विशेषता, या इसको तत्व भी बोला जाता है, एलिमेंट। कि नियंत्रण की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या तत्व होते हैं, क्या इसके एलिमेंट होते हैं। पहला पॉइंट कि नियंत्रण जो है वो एक प्रोसेस है। पहला क्या है कि नियंत्रण एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया। नियंत्रण एक प्रक्रिया का मतलब हो गया कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर नियंत्रण न हो, कोई ऐसा समय नहीं है जहां पर नियंत्रण न हो। अर्थात चाहे घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, कहीं भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है कि हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि पूरी दुनिया नियंत्रण पे ही चल रही है। और नियंत्रण को जरूरी नहीं है कि एकदम रोक के रखना, ऐसा नहीं। एक दूसरे के विश्वास से, एक दूसरे की भावनाओं से, एक प्रकार के बनाए गए नियम से ही सब सिस्टम चलता है। इसीलिए इसको एक प्रोसेस कहा गया। दूसरा है कि नियंत्रण और नियोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। क्या है, नियंत्रण व नियोजन में घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। नियंत्रण और नियोजन में घनिष्ठ संबंध का मतलब है कि अभी पता है कि जैसे नियोजन होता है कि वो भविष्य के बारे में सोचा जाता है कि कब किसी कार्य को कैसे करना है, ठीक वही नियंत्रण भी है। उसमें क्या है कि हमें यह जानने का प्रयास करते हैं कि भविष्य में जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए, उनको मतलब एक सीमा से बाहर न होने दिया जाए। जिस तरह से योजना बनाए है उसी के अनुसार कार्य हो, वही नियंत्रण करना कहलाता है। इसलिए नियंत्रण और नियोजन में एक घनिष्ठ संबंध इसको माना गया है। अगला है नियंत्रण आगे देखने की प्रक्रिया। नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण आगे देखने की क्या है, एक प्रक्रिया। आगे देखने की प्रक्रिया मतलब कंट्रोलिंग होता है। जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस पर कंट्रोलिंग करते हैं, अर्थात उस पर नियंत्रण लगाते हैं, लगाम लगाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ इधर उधर ना हो जाए। ये क्या है, एक सिस्टम है। अगला क्या है, नियंत्रण जो है व्यक्ति, वस्तु, कार्य सभी पर लागू होता है। मतलब जो हमारा नियंत्रण है, नियंत्रण किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्य सभी पर लागू होता है। सभी पर क्या होता है, लागू होता है। कोई जरूरी है कि नियंत्रण हम अपने कार्यों पर ही लगाएं, किसी वस्तु पर भी नियंत्रण हो सकता है,
घर पर भी नियंत्रण हो सकता है, किसी कार्य पे भी हो सकता है, किसी व्यक्ति पर भी नियंत्रण हो सकता है, हर जगह नियंत्रण व्याप्त है। अगला स्टेप इसमें है कि नियंत्रण सभी लेवल पे लागू होता है। नियंत्रण कहाँ होता है? नियंत्रण सभी स्तरों पर लागू होता है, स्तरों पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि चाहे छोटा लेवल हो, मध्य लेवल हो या उच्च लेवल हो, किसी भी लेवल पर जो आदमी जहाँ है, जिस पद पर है, जिस लेवल पर है, जिस उम्र का है, हर जगह नियंत्रण किया जाता है। अगला नियंत्रण क्या है कि जो हमारा नियंत्रण है वो एक थर्मोस्टेट की तरह कार्य करती है। नियंत्रण थर्मोस्टेट की तरह कार्य करती मतलब जिस तरह देखे होंगे बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो थर्मामीटर लगाते हैं, पता चलता है कि हाँ पारा कितना चढ़ा है या गिरा है। तो उससे पता क्या चलता है हमको कि फीवर हमको कितना है। उसी तरह जब कंट्रोलिंग किया जाता है तो कंट्रोलिंग क्या है? एक थर्मोस्टेट का काम करता है, अर्थात हमें जानकारी देता है कि हमने कहाँ गलती किया है, बस वहीं पे स्टॉप कर देना है, रोक देना है। तो यही हमारा नियंत्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नियंत्रण की प्रक्रिया, कि नियंत्रण के कौन कौन सी प्रक्रिया दी गई है, नियंत्रण के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, नियंत्रण की कौन कौन सी प्रणालियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले आते हैं नियंत्रण की प्रक्रिया। नियंत्रण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण की प्रक्रिया मुख्यतः 3 है। वो 3 कौन कौन सी है? पहला है नियंत्रण मानकों का निर्धारण करना। क्या है? नियंत्रण मानकों का निर्धारण करना। पहला है नियंत्रण मानकों का निर्धारण करना। मतलब इसका प्रोसेस पहला है कि जब भी हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या संस्था या कार्य पर नियंत्रण लगाते हैं तो एक मानक निर्धारित कर देते हैं, एक सीमा निर्धारित करते हैं कि सीमा से बाहर कार्य नहीं करना। तो पहला स्टेप है वैसी नियंत्रण मानकों का निर्धारण, अर्थात उसके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। अगला दूसरा इसमें दिया गया है कि वास्तविक निष्पादन के मानकों की तुलना। वास्तविक निष्पादन के मानकों की तुलना, वास्तविक निष्पादन व मानकों की तुलना, व मानकों की तुलना। वास्तविक निष्पादन व मानकों की तुलना का मतलब है कि जब भी हम अपने कार्य को करें, एक मानक या सीमा निर्धारित कर दें, तो उस सीमा के अंदर ही कार्य को किया जाए, उसमें उसकी जांच किया जाए, हर एक चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक स्टेप बाय स्टेप किया जाए, ताकि न अगले को और न कार्य कराने वाले व्यक्ति को कि कोई दिक्कत हो कि हमने इस सीमा से बाहर कार्य किया है। और उसका कंपैरिजन भी किया जाए कि जब कोई दूसरा व्यक्ति कार्य किया है उसी सीमा के अंदर रहकर और एक तीसरा व्यक्ति कार्य किया है उसी सीमा के अंदर, तो दोनों का कंपेयर किया जाए कि हमने जो सीमा मानक निर्धारित किया गया है उस मानक के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। और लास्ट तीसरा इसमें होता है सुधारात्मक कदम उठाना। सुधारात्मक कदम उठाना। सुधारात्मक कदम उठाने का मतलब है कि यदि हम कहीं भी किसी व्यवसाय, कारोबार, संस्था, व्यक्ति, फर्म कहीं भी नियंत्रण का कार्य कर रहे हैं, भूलवश कोई भी अशुद्धि हो जाती है, तो वहाँ पर उसका ये कर्तव्य होता है कि उस पर कुछ सुधारात्मक कदम उठाए, अर्थात उसे दूर करने का प्रयास करे। ठीक ना? उसके लिए नियम बनाए कि फिर दोबारा ऐसी गलती न हो, तो सुधारात्मक कदम उठाया जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न इसमें उठता है कि नियंत्रण की कौन कौन सी प्रणालियां हैं या तकनीकें हैं। ये टॉपिक था, इधर ये भी टॉपिक था, ये टॉपिक तो हो गया। नियंत्रण की तकनीक, नियंत्रण की तकनीक या प्रणालियां, नियंत्रण की तकनीक व प्रणालियां। नियंत्रण की कौन कौन सी तकनीकें दी गई हैं। इसको प्रणालियों को चाहे तो हम परंपरागत और आधुनिक कई तरीके से हम बांट सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से नियंत्रण की कौन कौन सी प्रणाली है। पहला है बजटरी नियंत्रण प्रणाली, बजटरी नियंत्रण प्रणाली। बजटरी नियंत्रण प्रणाली का मतलब है कि हम कार्यों को संपादित करने, पूरा करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम एक एस्टिमेटेड बजट बनाएं। बजट सिस्टम से बनाएंगे तो हम बजट के अनुसार ही कार्य करेंगे, और बजट के अनुसार कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक अपने कार्यों पर नियंत्रण होगा। जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, उसके सीमा से बाहर नहीं होगा। समविच्छेद विश्लेषण, समविच्छेद विश्लेषण। समविच्छेद विश्लेषण क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट इसको कहा जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस। मतलब कि एक उत्पादक को जिस बिंदु पर जहां न लाभ हो न हानि हो, अर्थात आय और व्यय के बराबर हो जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। मतलब जब एक उत्पादक को जिस बिंदु पर, जिस स्थान पर न उसे लाभ होता है न हानि होता है, तो उसे समविच्छेद बिंदु कहा जाता है। ते भी नियंत्रण की एक तकनीकी। अगला है विनियोग प्रत्यय दर। विनियोग प्रत्यय दर, विनियोग प्रत्यय दर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम इसका, जैसे इसका विकास सर्वप्रथम एक डोपट कंपनी के द्वारा हुआ था, और इस प्रणाली या इस सिस्टम के अंतर्गत ये होता है कि विक्रय का लाभ ज्ञात करने के लिए या विनियोग की प्रत्यय दर ज्ञात करने के लिए कि शुद्ध विक्रय का कुल विनियोजित संख्या से भाग देकर उसका 100 का गुणनफल कर दिया जाता है, या शुद्ध लाभ का कुल विक्रय के साथ गुणा करके 100 का गुणनफल कर दिया जाता है। जो दर आता है वो विनियोग प्रत्यय दर कहलाता है। मतलब इसका फार्मूला एक होता है जिसके आधार पर हम नियंत्रण की तकनीक को अपनाते हैं। वो फार्मूला क्या होता है कि शुद्ध लाभ बटा विक्रय गुणे 100, या एक दूसरा फार्मूला होता है कि विक्रय बटा शुद्ध विनियोजित राशि गुणे 100। और चौथा इसका है अनुपात विश्लेषण प्रणाली। अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस का मतलब हमारा होता है कि जब बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी मदें होती हैं, एक दूसरे का उससे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वो तुलनात्मक अध्ययन चाहे परसेंटेज में किया जाए, चाहे रेशियो में किया जाए, या संबंधों में किया जाए, तो अनुपात विश्लेषण पद्धति कहलाती है। अगला इसमें है प्रबंधकीय अंकेक्षण। प्रबंधकीय अंकेक्षण, प्रबंधकीय अंकेक्षण का मतलब होता है कि जब मैनेजमेंट, जब संस्था का मैनेजर संस्था के कार्यों, नीतियों, व्यवहारों या उससे संबंधित बातों का एक ऑडिट के द्वारा, एक जांच के द्वारा पता लगाता है कि कार्यों को कहाँ तक पूरा किया गया है, किस ढंग से संचालित किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, तो उसे प्रबंधकीय अंकेक्षण कहा जाता है। और भी नियंत्रण के अनेकों विद्वानों के द्वारा बहुत सारी विधियां या तकनीकियां बताई गई हैं, जैसे कि मान लीजिए पर्ट और सीपीएम माध्यम द्वारा, बाजार मूल्य योग के द्वारा, या लाभ लागत विश्लेषण द्वारा, जैसे कि लाभ लागत विश्लेषण द्वारा, ठीक ना, पर्ट वन सीपीएम द्वारा, पर्ट व सीपीएम द्वारा,
ऐसे ऐसे बहुत सारे अनेकों विद्वानों के द्वारा उनकी मेथड दिए गए, लेकिन मुख्यतः फिलहाल इतना ही है। इस तरह कंट्रोलिंग का ये छोटा सा पार्ट समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। जो भी आपकी उपयोगी इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने एकदम डीपली मैंने पूरा दिया, क्योंकि समय कम होने के कारण, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं मिल पा रहा है और इस साल बहुत पढ़ाई कम भी हुई है। जो भी जिस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उस सब का हमने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिफाइन किया। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।